बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 फरवरी और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। पहली खबर, पीपल्स पार्टी और नून लीग कल रात गए, फिर से इकट्ठे बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर ऐलान कर दिया कि हम मिलकर लूटेंगे। जी हाँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दफ़ा फिर इकट्ठे हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। इसको अब आप PDM-2 भी कह सकते हैं, PDM+ भी कह सकते हैं। 2 दिन पहले तक पीपल्स पार्टी बयानबाजी कर रही थी कि हमें हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं, उससे कम या ज़्यादा चाहिए। लेकिन रात आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी तीनों अच्छे बच्चों की तरह एक ही मेज़ के ऊपर 3 कुर्सियां रखकर बैठे और अच्छे बच्चों की तरह ये अनाउंस किया कि हम हुकूमत साजी करेंगे। चौधरी निज़ामुद्दीन के समझाने पर या डराने पर चुप करके तीनों आकर बैठे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे और आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठेंगे। ये अभी पावर शेयरिंग फार्मूला आया है, लेकिन जो बुनियादी इक्वेशन है फार्मूले की, ज़मीन है, वो यही है कि मिल के लूटो और मिल के कौम को बेवकूफ़ बनाओ। पहली दफ़ा बेवकूफ़ नहीं बना रहे, इससे पहले भी बार बार ये इस कौम को बेवकूफ़ बना चुके हैं। याद कीजिए, हर इलेक्शन में ये नून लीग ये कहती थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो PTI की बी टीम है। पीपल्स पार्टी कहती थी कि अगर नून को वोट दिया तो ये हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से अवाम को बेवकूफ़ बनाते थे और एक दूसरे से नूरा कुश्ती करते थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए। इस इलेक्शन में खैर इन्होंने कम ट्राई की, क्योंकि अभी अभी तो बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ के वज़ीर ख़ारजा थे। बहरहाल फिर भी इन्होंने नूरा कुश्ती की नाकाम कोशिश की और आवाम को पता नहीं, ये स्टंटेड ग्रोथ समझते हैं सारी की सारी आवाम में, कि आवाम के सर में दिमाग नहीं है या आवाम बेचारी पता नहीं क्या है कि उनको पता ही नहीं है कि आप नूरा कुश्ती कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। एक दिन जफ्फियाँ डालते हैं, एक दिन कहते हैं हमने मिलके काम करना है, अगले दिन कहते हैं इनको वोट दिया तो पाकिस्तान के अंदर सब कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। खैर, इमरान खान ने तो ये 90s के अंदर ही बता दिया था कि ये एक ही सिक्के के दो रुख है और ये हमेशा कौम को मिलकर बेवकूफ़ बनाते और लूटते हैं। बहरहाल अभी की सिचुएशन ये है कि दोनों पार्टीज़ अब मिलकर उस मैंडेट के ऊपर हुकूमत बनाएंगे जो इनको नहीं मिला। लूट मार की सीटों के ऊपर चौधरी निज़ामुद्दीन के चुरा कर दिए हुए मैंडेट के ऊपर ये हुकूमत बनाएंगे और आवाम से मज़ीद बेइज्जत होंगे और इनकी रेपुटेशन आवाम में मज़ीद कमज़ोर होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो सपोर्टर्स होंगे वो गुस्से में भी होंगे, इस टाइम परेशान भी होंगे कि आवाम ने मैंडेट इमरान खान को दिया, 180 के करीब सीटें दी, फिर ये लोग किस तरीके से हुकूमत बना सकते हैं। ये सवाल आ रहा होगा बहुत सारे लोगों के जहन में, और ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या फ़ायदा हुआ आवाम को वोट डालने का, और अगर इन्हीं लोगों ने हुकूमत में आना था तो फिर तो कुछ बाकी ना बचा, सब कुछ वैसे ही हुआ। इस मुल्क में कुछ ठीक नहीं होना, सब कुछ तबाह हो गया है और देखें जो मर्जी आवाम कर ले फिर वही लोग आकर हुकूमत में बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप रिग्रेसिव सोच रहे हैं, इस सोच को बदलिए और आंखें खोल कर होराइजन के ऊपर तलू होता हुआ नया सूरज देखिए। देखिए कि आज इन सब के चेहरे देखिए, जब ये बैठे हुए हैं चेहरे देखिए कि इनके चेहरों के ऊपर पसमर्दगी है, इनके चेहरों के ऊपर नाकामी लिखी हुई है, इनके चेहरों पर शर्मिंदगी लिखी हुई है, इनके चेहरों पर एक डर है जो आपका है। वजह क्या है सारे काम की? सारे काम की वजह यह है कि अब चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के पास 2-3 ऑप्शन थे, उन्होंने ऑफ़र किए। जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले तो उन्होंने PTI को डराया, धमकाया, जो कुछ भी किया, जो भी जुल्म कर सकते थे वो किया, लोगों पर जुल्म किया। उसके बावजूद अवाम ने खुलकर वोट डाला, 180 सीटें दे दी। जब सीटें मिल गई तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के पास 2 रास्ते थे, एक आइन और कानून का रास्ता था। आइन और कानून का रास्ता ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को माना जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को मान के उनको हुकूमत साजी करने दी जाती। लेकिन ना हमने पहले 75-76 साल में ऐसा किया, ना हम अब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमसे जब भी एक होना है बुरा काम ही होना है, नेकी का काम तो हमने करना नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। अगर कोई लालची लीडर होता तो बेवकूफ़ बन जाता। पैगाम आया, मुझे भी पैगाम आया, ज़्यादा पैगाम वहाँ आए होंगे पाकिस्तान में, जाहिर है वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में खान साहब से। पैगाम आया कि आपको पीपल्स पार्टी से कुछ बंदे तोड़ के दे देते हैं और आप हुकूमत बना लें, वरना फिर हम नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना लेंगे। और कहा यह गया कि पीपल्स पार्टी से आपको बंदे तोड़ देंगे, वो पैट्रियट या इस तरह का आज़ाद ग्रुप बन जाएगा, वो आपको वोट दे देगा।
आप हुकूमत बना लें, चंद महीने में अपने केसेस ख़त्म करा लें, उसके बाद दोबारा इलेक्शन करा देंगे। तो इमरान खान का जवाब तो एक स्टेट्समैन का ही होना है, क्योंकि इमरान खान ठेकेदार तो है नहीं। अगर कोई ठेकेदार होता तो वो सोचता कि चलो हुकूमत मिल रही, इसको हाथ में करो, केसेस ख़त्म करवाओ और आगे चलो, जो ये करते हैं। और चौधरी निज़ामुद्दीन को भी इसी बात की आदत पड़ी है। इमरान खान साहब ने कहा कि एक ही चीज़ के ऊपर बात हो सकती है कि जो आवाम ने मैंडेट दिया है पहले वो पूरा करें, चोरी बंद करें, और उसके बाद सारी चीज़ों पर बात हो सकती है। पहले फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन आप नहीं करवा सके, उसके बावजूद जो मैंडेट मिला है उसको पहले पूरा करके दें, चोरी का मैंडेट वापस करें, फिर आपके साथ बैठ के कोई भी अगली बात पब्लिक के सामने, सारी आवाम के सामने होगी। इमरान खान के इस जवाब के ऊपर फिर उसी तनख्वाह पर काम करना था, वापस गए, क्योंकि अंदर भी बहुत हलचल है चौधरी निज़ामुद्दीन के अंदर से। लोग कह रहे हैं कि यह आपने क्या किया। मसलन मैं एक फ़िक्रे में आपको कहता हूं कि अगर आज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के एडवाइज़र अच्छे होते, तो जब 9 मई का वाक़या, तो सारा जिस भी तरीके से उस टाइम की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने जैसे भी उस वाक़े को ऑर्केस्ट्रेट करके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करने के लिए किया, लेकिन अगर उनके पास अच्छे एडवाइज़र होते, ख़वातीन को पकड़ने के हफ्ते के बाद उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करते, तो आज सोचें आपका इज़्ज़त, एहतराम, आपकी तमाम चीज़ें किस जगह के ऊपर खड़ी होती। लेकिन आपके एडवाइज़र्स ने आपसे गलत काम करवाए। औरतें तो अब वो जेलों से निकल ही रही हैं, एक एक करके निकल ही जाएंगी। आप उनको डरा के पाकिस्तानी कौम को असल में डराना चाहते थे। मैं बार बार आपको बताता था कि औरतों को जेलों में, इनके पास एक भी सबूत नहीं है, मैं आपको बता रहा था। याद है आपको, मैंने कहा था ये जो मैडम रॉलेक्स से ये करवा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, ये सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं कि उनकी करप्शन की या कोई और रॉन्ग डूइंग्स जो भी महकमाना तौर पर लोग करते हैं नौकरी करते हुए, वो इनके पास होंगी और मजबूर करके उनसे ये सारे काम करवा रहे होंगे, या फिर प्राइम पोस्टिंग दे के काम करवा रहे होंगे। क्योंकि कोई भी ऑफिसर जिसका ज़मीर जिंदा है, वो किसी भी खातून के ऊपर, बच्चों वाली खातून के ऊपर, और एक तरफ अनमैरिड बच्चियां जो हमारी बहनें हैं उनके ऊपर, फिर बच्चों वाली औरतें, फिर नानियां दादियों की उम्र की औरतें जो है, उनके साथ कोई खातून भी बगैर सबूत के, जब उसे पता हो कि ये जुर्म इन्होंने नहीं किया, वो इस हद तक कैसे वो ऑफिसर जा सकती थी। उससे जाहिर है कि ये सब कुछ करवाया गया। उसको या तो अच्छी पोस्टिंग के इव्ज़ उससे ये करवाया गया, या और प्रॉब्लम्स होंगे उस बेचारी के भी। तो इस वजह से उसने ये काम तो कर दिया, प्रेशर में आके या लालच में आके, जिस वजह से भी। लेकिन उसके बाद अब अदालतों से वो बच्चियां, वो माएँ, वो बेटियां छूट रही हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जब ये सब कुछ करके देख लिया और आवाम ने फिर भी वोट डाल दिया, नहीं डरी, तो अब एक ही तरीका था, फिर उसी तनख्वाह पर काम करना था, और वो था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा बैठाया जाए। इनके चेहरों के ऊपर जो कुछ है वो आप देख चुके हैं। कल तक ये एक दूसरे का एहतसाब कर रहे थे, कल तक ये एक दूसरे से मैंडेट चोरी, लड़ाई, ये कर दिया, वो कर दिया, मनाजरे के चैलेंज याद होगा बिलावल जरदारी कर रहे थे, शहबाज शरीफ जवाब दे रहे थे, ये सब नूरा कुश्ती थी। अब वक्त ने एक बार फिर इन्हें इकट्ठा किया है कि ये इकट्ठे होकर कौम को लूटें। ये दोबारा अब आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको परेशानी की बात ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लूट मार का निज़ाम, ये नाइंसाफ़ी का सिस्टम चंद महीने से ज़्यादा नहीं चल सकेगा अगर इंस्टॉल भी किया गया, क्योंकि आवाम इसको मानने को तैयार नहीं है। जितनी रिजेंटमेंट है आवाम में, ये चंद महीने भी निकाल जाएं तो बहुत है। ये ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन आवाम इनको दुरुस्त करेगी। तो आपने पॉजिटिव सोचना है, तगड़े रहना है। ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो रहा है, क्योंकि अभी भी शायद ये वायरस, ये जो करप्शन का वायरस है, मेरे कहने का मतलब है, ये करप्शन का वायरस शायद अभी भी थोड़ा बहुत बच जाता। अगर ये हुकूमत इस टाइम ना बनाते, कोई और अरेंजमेंट होता, तो शायद ये करप्शन का वायरस बच जाता। अभी जो इन्होंने अरेंजमेंट किया एक दूसरे के साथ मिलके, वो उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर तल्फ होने जा रहे हैं सियासत में से। आप देखेंगे कि अपनी सियासी हैसियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने जा रहे हैं। तो हर मुसीबत में जहमत ही नहीं होती, कभी कभी मुसीबत में रहमत भी होती है। ये वो मुसीबत है जिसमें आप देखेंगे, याद करेंगे आप आज से साल बाद, 2 साल बाद, कि ये पाकिस्तान के लिए रहमत बन के आ रही। बनाने देने हुकूमत, हम इनका मुकाबला करेंगे ऐवानों के अंदर भी और बाहर सड़कों के ऊपर भी। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो ये है कि ट्विटर के हाथों बार बार इज़्ज़त अफजाई हो रही है। राजू बन गया जेंटलमैन ने सोचा कि मैं भी बेइज्जती करवाऊं, जब दूसरे लोग बेइज्जती करवा रहे हैं तो मैं क्यों ना करवाऊं, मैं नागे पे क्यों रहूं। तो उन्होंने एक ट्वीट दे मारा, और ट्विटर ने तो आजकल सिस्टम सेट किया हुआ है। इन्होंने पाकिस्तान में ट्विटर बंद किया हुआ है, लेकिन उन्होंने इनकी बेइज्जती करवाना बंद नहीं की। उन्होंने जो कम्युनिटी नोट्स वाला काम निकाला हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने काकड़ साहब की बेइज्जती की। तो पता चला कि काकड़ साहब फिर 2 रज़ाइयाँ लेके सोए हैं, बेइज्जती से उनको इतनी ठंडक महसूस हो रही थी। लेकिन फिर PML
PMLN वालों ने कहा हम पीछे कहाँ रहें, और ट्विटर के कम्युनिटी नोट ने कहा कि हम इनकी बेइज्जती कैसे क्यों ना करें। तो उन्होंने कहा कि ये PTI वाले जो है ना, ये फॉर्म 45 नहीं ला रहे, ये फॉर्म 45 दिखा नहीं रहे, ये बस बड़के मार रहे हैं। ये झूठ बोला PMLN ने। जब PMLN के ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये झूठ बोला गया तो फिर ट्विटर कम्युनिटी नोट्स वालों ने बताया कि PTI वाले ना सिर्फ अपने फॉर्म 45 दे चुके हैं, बल्कि अपलोड कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुके हैं, अदालतों में जमा करवा चुके हैं, आपको हर जगह पर चैलेंज कर चुके हैं, और यहाँ तक कि जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार तो अपनी सीट छोड़ चुके हैं कि ये हाफिज़ नईम रहमान ने कहा था ये धांधली से जीत के मुझे सीट दी गई है, मैं ये सीट नहीं लेना चाहता। यहाँ तक ये सब कुछ हो चुका है। तो PMLN को भी बाद जमात जो है वो ट्विटर के ऊपर उनकी बेइज्जती हुई है, और कम्युनिटी नोट ने उनके पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा जी, बिजली की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा हुआ है, 7 रुपये 13 पैसे का इजाफा किया गया है। जो चोर आ रहे हैं आप देखेंगे ये और इजाफा करेंगे। इन्हीं के ये बिजली घर लगे हुए हैं, डॉलर्स के अंदर जिनको पेमेंट होती है। आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, आपने पैसा जमा करवाना है। इन चोरों ने अब और ऐसे मौके करेंगे, अब अगर इनको मौका मिला, पहले भी किए हैं। अब बिजली आप देखेंगे और गैस देखेंगे आप, गैस 2 दिन पहले महंगी हुई थी, बिजली की खबर हम आज आपको दे रहे हैं। ये आज इन्होंने एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नई हुकूमत बनाने की, और दूसरी तरफ बिजली महंगी होने की जो खबर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। IPP के साथ एक दफ़ा फिर हाथ हो गया। पहले तो हमने एक भुट्टा साहब की आपको खबर दी थी जिन्होंने अलीम खान साहब को मामू बनाया। अब 4 और लोग हैं, 4 और लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई, गले में झंडा पहना, और उसके बाद एफिडेविट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर अपनी असल लॉयल्टी के साथ जमा करवा दिए, और चौधरी निज़ामुद्दीन और इस्तेहकाम पार्टी को एक दफ़ा फिर मामू बना दिया। ऐसे लोगों के साथ वैसे ऐसे ही करना चाहिए, यही तरकीब जो है वो अच्छी है। अच्छा जी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं, एक और साजिश की जा रही है उसके अंदर, और वो ये है कि मतनाज़ा जजेस को तैनात किया जा रहा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल वो एक फ़ोरम होता है, जब इलेक्शन में आपके ख़िलाफ़ धांधली हो तो आप उस फ़ोरम पर जाते हैं, अप्लाई करते हैं, और वहाँ से इंसाफ लेने की आप कोशिश करते हैं। एक अदालत के तौर पर काम करता है इलेक्शन के जो ट्रिब्यूनल्स, और अदालतों के जजेस, हाई कोर्ट्स के जजेस को ही अमूमी तौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर लगाया जाता है। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर मुतनाज़ जजेस जैसा कि जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब, जिनके तमाम फैसले बहावलपुर बेंच में थे, ये तमाम फैसले उनके PTI के ख़िलाफ़ थे, उनको लगाया गया ट्रिब्यूनल के अंदर। याद कीजिए शौकत बसरा और बहुत सारे साथियों के फैसले, इन्होंने गलत फैसले उनके खिलाफ दिए थे जो सुप्रीम कोर्ट में जाके टर्न डाउन हुए थे। तो ऐसे मतनाज़े जजेस को वहाँ लगाना, जिसका मतलब यह है कि मैंडेट चोरी करने की भरपूर जो है वो अगली प्लानिंग भी की जा रही है। अच्छा जी, इसके बाद अगली खबर आपको देंगे कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज बड़ा फैसला किया है। DC इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई थी। आपको रात ही हमने खबर दे दी थी कि DC इस्लामाबाद जो है वो अब फ़रार हो रहे हैं। उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली थी। कल हमने आपको रिपोर्टेडली कहा, आज हमारी खबर दुरुस्त साबित हो गई, तो अब हम आपको खबर पूरी दे रहे हैं। उन्होंने 2 दिन की स्टेशन लीव ली थी, वो तो हमारे पास कंफर्म खबर थी। ओवरसीज़ उन्होंने जाना है, एक्स पाकिस्तान लीव देनी है, ये हमने रिपोर्टेडली कहा था। लेकिन आज जब अदालत लगी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पूछा कि DC इस्लामाबाद कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी उन्होंने तो अपनी वालदा के साथ उम्रे पे जाना था, अभी वो सिंध में हैं किसी जगह के ऊपर, और वहाँ से वो उम्रा पर जाएंगे। अदालत ने, जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जब अदालत ने उन्हें इजाज़त नहीं दी और उन पर एक मुकदमा चल रहा है तो वो कैसे मुल्क से बाहर जा सकते हैं। अदालत ने फौरी तौर पर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए नाकाबिल ज़मानत, और तमाम अथॉरिटीज़ को ये तलकीन की कि उन्हें गिरफ़्तार करके पेश किया जाए, और उनके मुल्क से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। उनका नाम ECL में डालने और तमाम एयरपोर्ट्स को इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि वो मुल्क से बाहर ना जा सकें। ये फ़ैसला अदालत ने दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है उससे पहले ही उन्हें फ़रार करवा दिया जाएगा, क्योंकि अदालतों का ना कोई एहतराम रहा है, ना ही ये एहतराम करना चाहते हैं। चौधरी निज़ामुद्दीन के वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ने ये काम किया था। अब जाहिर है चौधरी निज़ामुद्दीन उसको निकाल कर अपने इस एसेट को या अपने इस मोहरे को बचाने की कोशिश करेंगे। बाकमाल फ़ैसला है जस्टिस बाबर सत्तार का, बिल्कुल कानून के ऊपर अमल करते हुए नाक की सीध में चल रहे हैं वो। बेहतरीन फ़ैसला है उनका, और अगर एक ब्यूरोक्रेट को उन्होंने सज़ा दे दी तो आइंदा ये तमाम ब्यूरोक्रेट ये सोचेंगे कि चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पर हमने ऐसे गंदे काम नहीं करने, उससे आपका करियर ख़राब होता है। बहरहाल आज ना भी सज़ा मिली, इंशाल्लाह मिल तो जाए
आएगी, लेकिन आज ना भी मिली तो आपको ये बताएं कि ऐसे तमाम ब्यूरोक्रेट्स को कानून के मुताबिक कानून के नीचे लाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे है कि पाकिस्तान में ये नहीं हुआ, लोगों को यकीन नहीं है कि ये नहीं होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन भी कभी ऐसे नहीं हुआ था। इसी तरीके से निज़ामुद्दीन को इलेक्शन में भी शिकस्त इस तरीके से नहीं हुई थी। पहली दफ़ा बहुत कुछ हो रहा है। तो तमाम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने कानून तोड़े हैं, सिविलियंस के ऊपर जुल्म किए हैं, वो जमा खातर रखें कि उनके ऊपर एहतसाब होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अच्छा जी, अगली खबर, काजी फायज ईसा साहब ने काजी फायज ईसा साहब को क्लीन चिट दे दी है। जी हाँ, किसी और ने नहीं, काजी फायज ईसा साहब ने काजी फायज ईसा साहब को एक क्लीन चिट दे दी है। अब जब धांधली का पंडोराज बॉक्स खुल गया है, हर तरफ गंद ही गंद है, और ये गंद डालने में जाहिर है काजी साहब के फैसले भी शामिल हैं। बल्ले का निशान छीनना, आरओज़ के थ्रू इलेक्शन करवाना और ज़बरदस्ती के अहकाम देना, इन तमाम में अब कह रहे हैं कि मैंने तो इलेक्शन का फ़ैसला नहीं किया था कराने का, मैंने तो सिर्फ तस्फिया करवाया था। किसके दरमियान तस्फिया करवाया था जनाब? कौन से दो फरीक आपके पास आए थे कि आपने तस्फिया करवाना? आपने तो बल्ले का निशान छीन लिया था बगैर सुने हुए। आपने बहुत सारे मुकदमात में आरओज़ के फैसले के ऊपर तो आपने बगैर सुने हुए फैसला दे दिया था। इसको तस्फिया नहीं कहते। तस्फिया तो दोनों पार्टीज़ की रजामंदी और दोनों पार्टीज़ के कंफर्ट और दोनों पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू को सुन के दिया जाता है। काजी साहब, माजरत के साथ आप गलत बयानी कर रहे हैं, आपको ये नहीं करनी चाहिए। इस मरतबे पर नाइंसाफ़ी भी जेब नहीं देती थी, गलत बयानी तो बिल्कुल जेब नहीं देती। अच्छा जी, राणा सनाउल्लाह, बल्कि हकीम सनाउल्लाह साहब जो है, जो क्या कहा जाता था, मरियम बाजी कहती थी ये जो यूथिये हैं इनको हकीम सनाउल्लाह ने दुआई दी है। और यही राणा सनाउल्लाह जो है कहते थे कि जहाँ पर आपको तहरीक इंसाफ का सपोर्टर यूथिया कहते थे वो गाली देने के लिए, वो मिले वहीं लटाकर उनको जूते मारो। ये राणा सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर मूंछों को ताव दे के कहते थे, और हालांकि उनकी मूंछें जो हैं वो एक को ज़्यादा ताव आता था, एक को कम ताव आता था, इस काबिल थी नहीं कि उनको ताव आ सके, लेकिन फिर भी मूंछों को ताव दे के वो ये बातें बयान फरमाते थे। अब हामिद मीर साहब ने सिर्फ उनकी एक निशानदेही की है, एक निशानदेही की है हामिद मीर साहब ने, तो इस टाइम हवा भी निकली हुई है और हवा टाइट भी हुई हुई है। रोते फिर रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, कहते हैं अगर मुझे किसी ने मेरी जान ले ली तो उसके जिम्मेदार हामिद मीर होंगे, जियो टीवी इन्वेस्टिगेशन करे। हामिद मीर ने सिर्फ ये बताया है कि इस शख्स ने किस तरह के जुल्म करवाएं, बलोचों के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर किस तरह के जुल्म करवाएं, और हामिद मीर साहब को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये राणा सनाउल्लाह तो खुद अपने मुंह से कहते रहे हैं। याद नहीं है आपको कैसे बड़के मारते थे ये कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, इनको इनका सर कुचल देंगे, इस फितने को ख़त्म कर देंगे, अब हम किसी हद तक भी जाएंगे, या हम नहीं या ये नहीं। तो राणा साहब, अभी तो सिर्फ हामिद मीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी, अभी तो बहुत सारे लोगों ने बोलना आपके जराइम के ऊपर है। आपकी तो अभी से हवा टाइट हो गई है। आप ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार करिए, रुकिए ज़रा, अभी तो बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजरना है। अगर बहुत सारा गुजर गया है तो हजूर बहुत सारा गुजरना है। सदा ना बागी बुलबुल बोले, ये जिस निज़ामुद्दीन के कंधों पर बैठ के आपने ये सब कुछ किया था, उन्होंने बाद में आपकी जिम्मेदारी नहीं लेनी, ये भुगतना अब आपको पड़ना है। तो हामिद मीर ने बिल्कुल सही वो स्टेटमेंट दी है, ये आप करवाने वाले हैं, आपने ये सब कुछ जुल्म करवाया है। और अब आप जिस तरीके से हामिद मीर या दूसरे जर्नलिस्टों, महर बुखारी साहबा, सबके ऊपर गलाजत फेंक रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं, उनके ऊपर ज़ाती हमले कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक आपको हकीम को टीका लगा दिया है डॉक्टर निसार ने फैसलाबाद से, एक आपकी साइड के ऊपर दर्द हो रही है, टीका लगा हुआ है, दूसरी साइड पर हामिद मीर साहब ने छोटे वाला इंजेक्शन लगाया है। अभी तो बड़ी बड़ी ड्रिपें आपको लगने वाली जो आपके बयानों की वजह से हैं। अब आपने मेरी बात को कुछ और नहीं बना देना। ड्रिपों का मतलब है जो आप गलीज बयानात देते रहे हैं वो आवाम के सामने लाने वाले हैं। जब वो आएंगे तो आपके लिए मसाइल सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा और कानूनी तौर पर बढ़ेंगे, उसके लिए आप तैयार रहिए। अच्छा जी, मोरो में GDA ने एक एहतजाज किया, बेहतरीन एहतजाज और जारी है, ये मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये एहतजाज जो है ये सिर्फ GDA का नहीं रह जाएगा, पाकिस्तानी पूरी आवाम का बन जाएगा, और हर जगह पर आपको ये एहतजाज होते हुए नज़र आएंगे। सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने करारदाद पेश की है सेनेट में, और उन्होंने हमारे जो सेनेटर एजाज चौधरी हैं, जो पिछले 7-8 महीने से जेल काट रहे हैं, अलालत के बावजूद, बीमारी के बावजूद बड़ी जमा मर्दी से जेल काट रहे हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए
सेनेट में एक करारदाद पेश की है, देखते हैं उसके ऊपर क्या फैसला करते हैं, करते भी हैं कुछ के नहीं, लेकिन बुज़ुर्ग हैं वो, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जवामर्दी के साथ जेल काटी है, सताइश है उनकी, और उम्मीद करते हैं कि सेनेट के दूसरे उनके जो रुफ़का हैं वो कम अज़ कम पहले अगर जुर्रत नहीं कर सके तो अब करेंगे, और वो वाहिद सेनेटर हैं जो जेल काट रहे हैं। बाकी ज़्यादातर लोग इवन जो हमारे थे वो भी खामोश हो गए, कोटवट गए और साइड पर निकल गए। वाहिद सेनेटर एजाज चौधरी हैं जिन्होंने जेल काटी है इतनी लंबी। हम उम्मीद करते हैं कि अब सेनेट उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स को जो है वो जारी करेगा। अच्छा जी, राजा रियाज साहब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने पब्लिक को पता नहीं क्या सिखा दिया है, लोग तो अब हमें पहचानते भी नहीं हैं, लोग तो पहचानते नहीं, पहचानते भी नहीं हैं, और लोग अस्सलाम वालेकुम कहें तो लोग वालेकुम अस्सलाम नहीं कहते। तो राजा साहब का ये जो गिला है, पहले सोचा इसको यहाँ पर कवर करते हैं, फिर समझ आई कि नहीं, राजा साहब और राजा साहब का ये बयान और राजा साहब के ये जो पोस्टर हैं ये पंजाबी वीलॉग में ही पढ़े जा सकते हैं, और इस पर पंजाबी वीलॉग में बात हो सकती है। राजा साहब के शान निशान नहीं है, और क्यों भाई आप लोग क्यों नहीं सलाम दुआ लेते राजा साहब के साथ? राजा साहब सलाम कहते हैं, आप लोग जवाब ही नहीं देते राजा साहब को सलाम का। इस सारे मौजू के ऊपर आज के पंजाबी वीलॉग में बातचीत हुई है, उसको देखिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।